हेलो एवरीवन, मैं तलत आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल तलत क्लासेस में। मेरे पिछले जो 2 वीडियो थे उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहिए और मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं YouTube वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को हर घर तक पहुँचा सकते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है CNT एक्ट। ये जो एक्ट है ये झारखंड में लागू हुआ है। CNT एक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। JPSC का जो एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और झारखंड से जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी झारखंड हिस्ट्री उनकी एक पेपर चलती है, उसमें भी ये एक टॉपिक दिया गया है, तो उनके लिए भी ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट, इसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट भी कहते हैं। हमें पता है कि झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में बना और इससे पहले वो बिहार का ही एक पार्ट था, यानी उसे बिहार राज्य के नाम से ही जाना जाता था। CNT एक्ट को जानने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे का स्टोरी जानना होगा। झारखंड यानी झाड़ों का प्रदेश, झारखंड में आदिवासी सबसे अधिक निवास करते हैं। झारखंड में चूंकि बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करती थी, तो उन्हीं जंगलों को साफ करके जो जमीन निकाली है वो आदिवासियों ने निकाली है। तो यहाँ जो बुक में दिए हुए हैं वो जमीनों के अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं जो बहुत टफ लगते हैं पढ़ने में। तो आइए देखिए, यहाँ जो आदिवासियों द्वारा विकसित की गई भूमि थी वो अलग अलग जनजातियों के द्वारा विकसित की गई थी। जैसे खुटकट्टी भूमि, ये जो था ये मुंडाओं के द्वारा निकाला गया था। भुइहर भूमि ये जो था वो उरांवों के द्वारा निकाली गई भूमि थी। कोड़कर भूमि, ये भूमि जो थी वो सादानों के द्वारा निकाली गई थी। मजीहस भूमि, जो स्थानीय जमींदार होते थे ये उनकी भूमि थी। तो ये तो हो गई भूमि के प्रकार। बुक्स में ये जो वर्ड्स दिए हैं इसकी वजह से टफ लगते थे, इसको इजी बनाने की कोशिश की गई है इस टॉपिक। उस समय जो आदिवासी रहा करते थे वो कबीलों में रहा करते थे। यहाँ की जमीनों पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक ना माना जाता था। उस समय यहाँ की भूमि पर सामूहिक स्वामित्व था, यानी सभी की भूमि मानी जाती थी। उस समय आदिवासियों को ना तो किसी राजाओं को टैक्स देना होता था, ना किसी तरीके का इन पर कोई कानून लादा गया था। ये आराम से अपनी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिनों तक बनी नहीं रही। इनकी स्थिति में बदलाव तब आया जब 1764 में बक्सर युद्ध हुआ और उसके बाद यहाँ अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ। 1765 में शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल साम्राज्य के बादशाह थे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो आप लिखोगे शाह आलम द्वितीय। तो 1765 में शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। यानी अब यहाँ से अंग्रेजों का आगमन बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बहुत ज्यादा होने लगा। हमारे झारखंड में अंग्रेजों का आगमन 1769 ईस्वी से माना जाता है और जो अंग्रेज अधिकारी उस टाइम हुआ करते थे वो जैकब कैमक थे। 1789 में राजस्व वसूली के लिए छोटा नागपुर जिलों में कलेक्टरों की नियुक्ति की गई थी, जिसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद में रखा गया था। यानी अब यहाँ से अंग्रेजों ने अपना टैक्स का जो नियम था वो लागू कर दिया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। यानी जब ये व्यवस्था लागू हुई जिसके तहत वहाँ उस क्षेत्र के जो जमींदार थे वो किसी भी व्यक्ति का जमीन छीन सकते थे, किसी को भी नीलाम कर सकते थे। यानी वहाँ का जो स्वामी जो माना गया वो जमींदारों को माना गया। इससे क्या हुआ, वो आदिवासियों की भूमि को छीनने लगे और उसे नीलाम करने लगे और वो जो जमीनें थी वो गैर आदिवासियों के द्वारा खरीदी जाने लगी। अब ये गैर आदिवासी कौन थे? जो जमींदार, जो साहूकार, प्रशासनिक अधिकारी, मारवाड़ी,
ईसाई जो लोग थे उन्हें वो गैर आदिवासी कहा जाता था। तो गैर आदिवासियों को जो आदिवासी थे वो दीकू कह के बुलाया करते थे। आप बुक में देखोगे दीकू वर्ड जो है वो बार बार आता है। दीकू यानी गैर आदिवासी, यानी ये जो जितने भी थे वकील, प्रशासनिक, ईसाई धर्म के लोग, ये सारे को उन्होंने दीकू कहा। इनके द्वारा उनकी जमीनें खरीदी जाने लगी और यहाँ पर इन सब का जो आना जाना बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया और आदिवासियों से उनकी ज़मीनें निकलने लगी। इतना ही नहीं, जब अंग्रेजों को लगा कि यहाँ की ज़मीनों से हम और टैक्स वसूल कर सकते हैं, तो 1862 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भूइहरी भूमि और मझिहस भूमि का सर्वे बाबू रखाल दास की देखरेख में किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को मालूम करके टैक्स वसूल किया जा सके। तो ये पहला सर्वे माना गया। इसके बाद उन्होंने अपना जो टैक्स था वो लगाना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। 28 ईस्वी में एक जंगल कानून लागू किया गया, जिसके तहत अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगल से जरावन लेने पर भी टैक्स देने को कहा। ये आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि आदिवासी जंगल पे निर्भर करते थे। उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनका जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन हो रहा था, इन सब के कारण उनकी जो सभ्यता संस्कृति वो खतरे में पड़ती चली जा रही थी। अतः उनका शोषण इतना ज़्यादा होना शुरू हो गया था कि इन सब के बाद आदिवासियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही थी। उनके द्वारा जो आदिवासियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया वो कौन कौन सा विद्रोह था, यहाँ पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सा विद्रोह हुआ। पहला जो विद्रोह हुआ वो चुआर विद्रोह, ये 1769 से 1805 में हुआ। रघुनाथ महतो ने इसका नेतृत्व किया था। दूसरा जो विद्रोह है वो चेर विद्रोह है, ये 1770 से 1818 तक हुआ। तीसरा जो विद्रोह हुआ वो घटवाल विद्रोह है, ये 1772 से 1773 ईस्वी में घटवाल सरदारों के द्वारा हुआ था। चौथा जो विद्रोह हुआ था वो तमाड़ विद्रोह था, जो 1782 से 1807 ईस्वी तक हुआ था। इसमें दुखान मनाकी जो है वो इसका नेतृत्व उन्होंने किया था। पांचवी जो विद्रोह थी वो थी भूमिज विद्रोह, ये 1832 से 1833 ईस्वी में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह चलाई गई। जो छठा विद्रोह था वो कोल विद्रोह था। इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कोल विद्रोह 1831 से 1832 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में चलाया गया था। 7 में है मुंडा विद्रोह, यह 1793 से 1832 ईस्वी तक चलाया गया। यही विद्रोह का आगे चल के नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने, जिसे उलगुलान विद्रोह कहा गया। 1895 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये आंदोलन चला। तो इस तरीके से हम देखें तो लगातार आदिवासियों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन। उलगुलान विद्रोह था, उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। उलगुलान विद्रोह के वजह से ही बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उलगुलान विद्रोह का जो प्रभाव था अंग्रेजों पे बहुत ज़्यादा पड़ा। अब तक जो आदिवासी थे वो शांत नहीं थे, क्योंकि वो बिरसा मुंडा को किसी भगवान से कम नहीं मानते थे। ये उनके लिए भगवान है, ये उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो विद्रोह हुआ, इसके बाद अंग्रेजों को CNT एक्ट बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और अंग्रेजों ने CNT एक्ट बनाया, जो आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। अब जानते हैं CNT एक्ट के बारे में थोड़ा सा। CNT एक्ट जो 1903 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन 1905 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद CNT एक्ट 11 नवंबर 1908 में लागू किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। CNT एक्ट 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया। अब CNT एक्ट में जो है वो 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1 बाय 1 करके इसमें आपको पढ़ना होगा। अब आते हैं CNT एक्ट के जो जन्मदाता है वो कौन है, तो वो है H. हाफमैन। CNT एक्ट के जन्मदाता H. हाफमैन। CNT एक्ट में कुल 26 संशोधन किए जा चुके हैं और 18 जिलों में यह प्रभावित है। इसमें मुंडारी भूमि, खुटकट्टी भूमि, भूइहर भूमि, कोड़कर भूमि को शामिल किया गया है।
CNT एक्ट में जो एक प्रखंड बाहर है वो है संथाल परगना। इसके लिए एक अलग एक्ट बनाया गया है, ये CNT एक्ट से बाहर रखा गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और बहुत जो वर्ड्स थे, जो टफ वर्ड आपको लगते थे, वो बहुत इजीली क्लियर हो गई होंगी। वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।